नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकास और स्वागत है आपका हमारे YouTube प्लेटफॉर्म पॉलिटी पाठशाला पर। तो गाइज, आज के हमारे इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 11th क्लास की पॉलिटी के सेकंड चैप्टर को। इस चैप्टर के दो पार्ट्स ऑलरेडी हमारे चैनल पर अवेलेबल हैं, जिसके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ये इस लेसन का पार्ट थर्ड है। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज के इस वीडियो में हमें किन टॉपिक्स को कवर करना है। सो गाइज, आज हम बात करेंगे फंडामेंटल राइट्स के बारे में और ये देखेंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स कैसे आए और फंडामेंटल राइट्स का इम्पोर्टेंस क्या है, मीनिंग क्या है। जो इस चैप्टर के प्रीवियस दो पार्ट्स हैं उसके अंदर हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं कि राइट्स किसे कहते हैं, राइट्स की इम्पोर्टेंस क्या है और बिल ऑफ राइट्स क्या है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं फंडामेंटल राइट्स किसे कहते हैं। देखिए, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, ऐसा नहीं है कि मौलिक अधिकार देश के संविधान में और जनता के लिए रातों रात अवेलेबल हो गए, रातों रात आ गए। ठीक है। जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनकी जो जड़ें हैं, उनके जो रूट्स हैं, वो हमारे स्वतंत्रता आंदोलनों में, यानी कि जो हमारे फ्रीडम मूवमेंट्स हुए थे आज़ादी के लिए, उन आंदोलनों में हमें फंडामेंटल राइट्स के रूट्स देखने को मिलते हैं। आंदोलनों के दौरान और आंदोलनों से पहले भी, जब ब्रिटिशर्स ने इंडिया के ऊपर बेसिकली अपना एक आधिपत्य स्थापित किया, अपना कब्जा किया, उस समय से ही कहीं ना कहीं भारत के लोगों को अधिकारों का अभाव था। ठीक है, उनको ये फील होता था कि जो राइट्स उनके पास नहीं है, उसकी वजह से उनका जो शोषण है, उनका जो एक्सप्लॉटेशन है, वो बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो आंदोलनों के दौरान जो नेता लोग थे जिन्होंने इन आंदोलनों को आगे बढ़ाया और देश की आज़ादी में अपना योगदान दिया, उन लोगों को अधिकारों का, यानी राइट्स का जो इम्पोर्टेंस है, जो महत्व है, वो समझ आ चुका था कि अगर उनके पास कुछ बेसिक राइट्स होते तो शायद वो और अच्छे से फ्रीडम मूवमेंट्स को जो है कि रन कर पाते और देश को शायद और जल्दी आज़ाद करा पाते। मिला जुला करके उन लोगों को ये पता था और ये इस चीज़ की समझ थी कि जनता के लिए, देश के लिए अधिकारों का होना बहुत ज़रूरी है। यही कारण है कि उन्होंने अपने इन आंदोलनों के दौरान कई बार मांग भी की अंग्रेजों से कि उन्हें कुछ अधिकार चाहिए। ठीक है। और इसके साथ साथ उन्होंने ये एक आवाज़ भी उठाई कि अंग्रेजों को भारतीयों के अधिकारों का आदर करना चाहिए, यानी कि इंडियंस के जो राइट्स हैं उनकी रिस्पेक्ट उनको करनी चाहिए। क्योंकि समाज में कुछ अधिकार ऐसे होते हैं जो हमें सरकार और कानून द्वारा मिलते हैं, वहीं कुछ अधिकार ऐसे होते हैं जो प्राकृतिक तौर पर, यानी नेचुरल तौर पर इंडिविजुअल के पास होते हैं। तो एटलीस्ट उन अधिकारों की इज्जत और रिस्पेक्ट अंग्रेजों को करनी चाहिए, ऐसी डिमांड भी हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने की। इन्हीं सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आगे क्या होता है कि 1928 में मोतीलाल नेहरू, जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिता थे, उनकी एक समिति बनती है और वो समिति अधिकारों के घोषणा पत्र की मांग सबसे पहले उठाती है। यानी कि 1928 में सबसे पहले हमें देखने को मिलता है कि इंडियंस जो हैं वो एक बिल ऑफ राइट्स की डिमांड ब्रिटिशर्स के सामने करते हैं कि हमें भी कुछ राइट्स चाहिए अपने डेली लाइफ को सरवाइव करने के लिए। ठीक है, अपने विकास के लिए, अपने डेवलपमेंट के लिए। इस तरह से अधिकारों की मांग शुरू हुई और लोगों के अंदर भी अधिकारों को लेकर के, राइट्स को लेकर के जागरूकता आनी शुरू होती है। साथ ही जैसे जैसे जब ये सारी चीज़ें चल रही हैं और लोगों को, देश के नेताओं को अधिकारों का इम्पोर्टेंस समझ आ चुका है, तो ये बहुत बेसिक चीज़ थी कि जब कभी भी भारत का संविधान बनाया जाएगा, उन लोगों ने यानी कि भारत के उस समय के नेताओं ने, लीडर्स ने इस चीज़ को डिक्लेयर कर दिया था, अपने मन में ये बात बना ली थी कि जब कभी भी भारत का संविधान बनाया जाएगा तो उसके अंदर अधिकार जरूर रखे जाएंगे लोगों के लिए, ताकि उनको वो प्रॉब्लम्स, वो परेशानियां ना हो तब की गवर्नमेंट से, जो अंग्रेजों की वजह से हो रही हैं। इस वजह से ये चीज़ फिक्स कर दी गई थी, एक तरीके से देखा जाए तो तय कर ली गई थी कि भारतीय संविधान जब भी बनेगा उसके अंदर लोगों के लिए कुछ फंडामेंटल राइट्स रखे जाएंगे। और फिर बाद में चल के आगे जब कॉन्स्टिट्यूशन बनना शुरू होता है तो ये चीज़ हमें वहाँ देखने को भी मिलती है। तो मिला जुला करके जब कॉन्स्टिट्यूशन बनना शुरू हुआ तो भारत के नेताओं ने, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले लीडर्स ने संविधान के अंदर लोगों के लिए कुछ राइट्स को लिस्ट किया। यानी कि कुछ ऐसे राइट्स जो कि होना बहुत ज़रूरी हैं लोगों के लिए, उन राइट्स को कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा गया। ठीक है। दोज राइट्स विच आर लिस्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, उनको ही हम फंडामेंटल राइट्स कहते हैं।
ठीक है, यानी कि संविधान में वे अधिकार जिनको सूचीबद्ध किया गया है और सुरक्षा दी गई है, जो लोगों के लिए बहुत जरूरी हैं, अनिवार्य हैं, बेसिक हैं, उन्हीं अधिकारों को मौलिक अधिकार कहा जाता है। इसको आप आसान शब्दों में ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि मौलिक अधिकार वे अधिकार हैं जो भारत के सभी नागरिकों को संविधान द्वारा दिए जाते हैं, जिनको कभी छीना या बदला नहीं जा सकता। यानी कि दोज राइट्स विच आर प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन टू ऑल द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री, एंड these rights can't be changed and can't be deleted from the constitution। वे अधिकार ही फंडामेंटल राइट्स कहलाते हैं। हालांकि कुछ ऐसी सिचुएशंस आती हैं, कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जिनके अंदर फंडामेंटल राइट्स को गवर्नमेंट कम कर सकती है, थोड़े बहुत चेंजेस कर सकती है, बट पूरी तरह से इनको बदला नहीं जा सकता, इनके रूट्स को कभी भी छेड़ा नहीं जा सकता। अब ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं, इनको कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल कर लिया गया, संविधान के अंदर इनको जगह दे दी गई, और साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इनको जगह देने के साथ कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने इस चीज का भी ध्यान रखा कि कुछ ऐसे स्पेशल प्रोविजंस बनाए गए, कुछ ऐसे प्रावधान बनाए गए जो ये तय करते हैं कि इन फंडामेंटल राइट्स को सिक्योरिटी मिले, यानी कि वे राइट्स वहां पे सुरक्षित रहें, उनको कोई नुकसान ना हो, मिला जुला के वो संविधान से कभी हटाए ना जा सके और बदले ना जा सके। तो कुछ ऐसे प्रोविजंस बनाए गए कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स द्वारा जिससे कि इन अधिकारों को संविधान के अंदर सुरक्षा भी मिलती है, सिक्योरिटी मिलती है। साथ ही ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं, ये हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, और राइट्स का क्या इंपॉर्टेंस है वो हम अपने पिछले पार्ट में डिस्कस कर चुके हैं। जो हमने अलग अलग स्टोरीज पढ़ी थी, उन स्टोरीज से हमें पता चला था कि राइट्स का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है सोसाइटी में। तो ये अधिकार इतने महत्वपूर्ण हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ये भी सुनिश्चित करता है, ये भी इंश्योर करता है कि गवर्नमेंट भी इनको वॉयलेट ना कर सके। यानी कि कुछ ऐसे रूल्स रेगुलेशंस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बनाए गए हैं जो गवर्नमेंट को भी इन अधिकारों में चेंज करने से रोकते हैं, और ये तय करते हैं कि जरूरत पड़ने पर ही सिर्फ गवर्नमेंट इनमें थोड़ी बहुत फेरबदल कर सके। और तो और गवर्नमेंट अपने कामों के दौरान इस चीज का ध्यान रखे, कोई भी एक्शन अगर गवर्नमेंट ले रही है, कोई भी काम अगर गवर्नमेंट कर रही है, तो इस चीज का ध्यान रखा जाता है कि संविधान में दिए गए अधिकार, कॉन्स्टिट्यूशन के जो फंडामेंटल राइट्स हैं, वो वॉयलेट ना हो। उल्टा गवर्नमेंट को उन अधिकारों को प्रोटेक्ट करने के लिए काम करना होता है, ना कि उनको वॉयलेट करना होता है। इसके साथ ही एक डिफरेंस भी है यहाँ पे। हमारे पास बेसिकली अलग अलग तरीके के राइट्स होते हैं, बट हम उनको मोटे तौर पर दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं: कानूनी अधिकार और मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स एंड लीगल राइट्स। लीगल राइट्स वे राइट्स होते हैं, यानी कि कानूनी अधिकार वो अधिकार हैं जिनको कानून बना करके जनता तक पहुंचाया जाता है। वहीं फंडामेंटल राइट्स वो राइट्स हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा जनता को मिलते हैं। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस ये है कि कानूनी अधिकार को सुरक्षा देने के लिए और लागू करने के लिए सरकार को कानून बनाने पड़ते हैं। जब तक कानून नहीं बनेंगे, कानून द्वारा दिए गए अधिकार समाज में लागू नहीं हो पाएंगे। गवर्नमेंट के सिर्फ कह देने भर से कोई अधिकार जनता को नहीं मिल जाएगा। गवर्नमेंट को उस अधिकार को देने के लिए, लागू करने के लिए जो है कि कानून बनाने पड़ेंगे। लेकिन फंडामेंटल राइट्स को लागू करने के लिए कोई कानून बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स की गारंटी और फंडामेंटल राइट का इम्प्लीमेंटेशन संविधान खुद करता है। जिस दिन संविधान लागू हुआ उस दिन से फंडामेंटल राइट्स सोसाइटी में इम्प्लीमेंट हो गए। जिस दिन का संविधान हमारा लागू होता है उस दिन से ही सभी लोगों को, हर भारतीय नागरिक को जो भारत में रहने वाला है, उसको ये फंडामेंटल राइट्स खुद ब खुद ऑटोमेटिकली मिल जाते हैं, और उनकी सुरक्षा की गारंटी भी कॉन्स्टिट्यूशन ही देता है। कॉन्स्टिट्यूशन अपने रूल्स, रेगुलेशंस और प्रोविजंस के थ्रू ये तय करता है और ये चीज सुनिश्चित करता है, इंश्योर करता है कि वो फंडामेंटल राइट्स कभी भी वॉयलेट ना हो। साथ ही जो मौलिक अधिकार हैं, उनके उल्लंघन को, यानी उनके वॉयलेशन को रोकने की शक्ति न्यायपालिका के पास है, यानी जुडिशरी। कभी भूले भटके अगर कोई कुछ ऐसा काम कर भी दे जिससे फंडामेंटल राइट्स वॉयलेट हो, जिससे फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन हो या फिर उनका हनन हो, ऐसे में उस व्यक्ति, उस इंडिविजुअल के पास जिसके फंडामेंटल राइट्स वॉयलेट हुए हैं, उसके पास पूरा अधिकार है, पूरा हक है कि वो कोर्ट का दरवाजा खटखटाए, न्यायपालिका के पास जाए और उनसे उसका सॉल्यूशन मांगे, यानी कि अपने अधिकारों को उनसे वापस मांगे।
और न्यायपालिका का ही काम है कि वो संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों के उल्लंघन को रोकती है। न्यायपालिका यानी जुडिशरी के पास ये पावर है कि वो ऐसे रूल्स रेगुलेशंस, ऐसे प्रोविजंस, ऐसे डिक्लेरेशन दे सकती है, सुनवाई कर सकती है, जिससे कि ये तय हो, ये सुनिश्चित हो कि फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन समाज में ना हो। और अगर किसी ने कर भी दिया है तो उसको दंड भी मिलता है, ठीक है, उसको पनिशमेंट भी मिलती है। सो मिला जुला के हमने देखा कि फंडामेंटल राइट्स क्या है और वो कैसे कॉन्स्टिट्यूशन में आए और वो कितने ज़्यादा जरूरी हैं, कितने ज़्यादा पावरफुल है। ये फंडामेंटल राइट्स ही हैं जो एक आम आदमी को एक कंट्री के अंदर सबसे ज़्यादा ताकतवर बनाते हैं, ठीक है, सरकार से भी ज़्यादा ताकतवर। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी ये ज़रूरी नहीं है कि फंडामेंटल राइट्स जो है वो एब्सलूट है और अनलिमिटेड है, यानी कि निरंकुश है या फिर असीमित है। सरकार इन पर औचित्यपूर्ण प्रतिबंध लगा सकती है। जरूरत पड़ने पर, कुछ ऐसी सिचुएशन बनने पर जो सोसाइटी में कभी बहुत रेयर होती है, जैसे कि सोसाइटी के अंदर आपातकाल लग जाना, समाज में आपातकाल लगना, या फिर इमरजेंसी का टाइम पीरियड जब इमरजेंसी लगाई जाती है, तो इमरजेंसी या आपातकाल जैसी परिस्थिति में क्या होता है कि सरकार इन फंडामेंटल राइट्स पर कुछ प्रतिबंध लगा सकती है, रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है, इनको वोलेट कर सकती है, ठीक है। कि इमरजेंसी के टाइम में क्या रहता है कि हमारे जो 6 फंडामेंटल राइट्स हैं उसमें से कुछ फंडामेंटल राइट्स हमसे छीन लिए जाते हैं, जिनका इस्तेमाल हम उस समय नहीं कर सकते। या फिर वॉर के टाइम पर अगर एक देश का, भारत का ही किसी दूसरे देश के साथ लड़ाई, वॉर शुरू हो जाती है, या फिर कोई बहुत बड़ा इकोनॉमिकल क्राइसिस आ जाता है, तो ऐसे कुछ सिचुएशंस होती हैं जिन सिचुएशन में सरकार औचित्यपूर्ण प्रतिबंध यानी कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है। लेकिन वो रिस्ट्रिक्शन भी इतना ही होगा जो कुछ ऐसे फंडामेंटल राइट्स को हमसे छीनेगा जो हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है डेली लाइफ के लिए, ठीक है। जैसे एक जीने का अधिकार है, राइट टू लिव, वो हमसे कभी किसी हालत में, किसी सिचुएशन में नहीं छीना जा सकता, वो भी एक फंडामेंटल राइट है। लेकिन वहीं कुछ दूसरे फंडामेंटल राइट्स ऐसे होते हैं, जैसे आपको आज़ादी है कि आप कहीं भी घूम फिर सकते हैं, कहीं भी आ जा सकते हैं। लेकिन वॉर जब डिक्लेयर हो जाएगा, अगर दो कंट्रीज आपस में लड़ रही होंगी, तो सरकार आपसे आपका ये फंडामेंटल राइट छीन सकती है, ठीक है। तो ये कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, जिनको कभी चेंज नहीं किया जा सकता, जो सोसाइटी के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। ये आप देखेंगे हमारे पास, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में जो संविधान हमें अधिकार देता है वो ये 6 अधिकार हैं। पहला है समता का अधिकार, जिसे आप समानता का अधिकार भी कह सकते हैं, राइट टू इक्वालिटी। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। एंड द फोर्थ वन इज धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। और पांचवा है सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। एंड द लास्ट वन इज संवैधानिक उपचार का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ये 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। इन सारे राइट्स को हम अपनी आगे की वीडियोस में एक एक करके समझेंगे, और फिर बेसिकली हमारा फंडामेंटल राइट्स का टॉपिक खत्म होगा। बट गाइज, आज के लिए इतना ही। इस पार्ट में हम बस इतनी चीज़ों को डिस्कस करेंगे, जो फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे, उन सारे राइट्स को एक एक करके हम अपनी आगे की वीडियोस में डिस्कस करेंगे, पार्ट 4 और पार्ट 5 में। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो यहाँ तक पसंद आई हो, अगर आप यहाँ तक बने रहे, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।